हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉलिश सरफेस है और अगर इस पर कोई भी लाइट गिर रही है तो ये यहाँ पे अगर मैं इसकी सिल्वरिंग कर लूँ या पॉलिश कर दूँ इस सरफेस को, तो ये जो लाइट है इसको बाउंस कर देगी, इसको वापस भेज देगी जहाँ से वो आया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर मैं यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हुई, अगर मैं इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूँ तो उसमें कहता हूँ नॉर्मल। इस रे को इंसिडेंट रे कहेंगे, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट रे जो इस परपेंडिकुलर जो एंगल बनाती है उसे हम आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो परपेंडिकुलर जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखो, ये एंगल आई और एंगल आर जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर आर कैप लिखूँ और इस इंसिडेंट रे का वेक्टर आई कैप लिखूँ और इस परपेंडिकुलर का अगर मैं वेक्टर एन कैप लिखूँ, तो इनका रिलेशन होता है आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये रिलेशन होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। वैसे पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आए इससे, लेकिन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, एक ग्राउंड है ऊपर और ये जो मिरर है ग्राउंड से h/2 ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है। इमेज जो है वो h/2 ऊपर है ग्राउंड से। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछेगा मिनिमम मिरर लेंथ रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि इस मिरर में जो h/2 ऊपर है ग्राउंड से उस इस ऑब्जेक्ट की पूरी लेंथ दिख जाए, पूरा ऊपर से नीचे तक वो दिख जाए। तो कितनी लेंथ चाहिए ये आपको याद रखना है, h/2 चाहिए। ठीक है, कम से कम मिरर की लेंथ h/2 होनी चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट को पूरा h हाइट जो है रिफ्लेक्ट कर सके अपने अंदर। ठीक है, इसके अलावा लेट सपोज अगर मेरे पास एक पॉलिश सरफेस है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, अगर ये जो एंगल इस परपेंडिकुलर के साथ बनाएंगी नॉर्मल के साथ, उसको मैं कहता हूँ डेल्टा। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डेल्टा, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे के साथ। ठीक है, देखो, अगर ये पॉलिश सरफेस यहाँ पे नहीं होता तो इंसिडेंट रे सीधा निकल जाती, लेकिन क्योंकि जब मैंने इसकी पॉलिशिंग कर दी तो ये इंसिडेंट रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको मैं कहता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लेट सपोज ये परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट हुआ है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो मैं कह सकता हूँ, हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये पूरा कितना बना रहा है 180 डिग्री बना सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा प्लस 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रिजल्ट और है, लेट सपोज ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है और एक ये दोनों एक दूसरे पे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट रे भेजूँ तो ये रिफ्लेक्ट करके इस पर भेजेगा, फिर ये अगेन, अब ये इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे होगी तो ये फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एंगल दिख जाएंगे, एंगल आई, एंगल आर, फिर एक और एंगल आई, एंगल आर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना। ये इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था ये था, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो ये एक डेविएशन एंगल हो गया। फिर अगेन ये क्या है, सेकेंड इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, डेल्टा 2, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच का रिलेशन होता है, सबसे पहले डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, डेल्टा नेट। नेट डेविएशन कितना होगा, पहला डेविएशन वाला एंगल प्लस दूसरा वाला डेविएशन वाला एंगल। ठीक है, अब इसका आपको याद रखना पड़ेगा क्या होगा, 2π माइनस 2θ। यहाँ से हमने सीखा है ना, यहाँ से क्या आया था, डेल्टा पाई माइनस 2i आया था ना। डेल्टा 1 कितना होगा, पाई माइनस 2i। ठीक है, और डेल्टा 2 भी कितना होगा, पाई माइनस 2i, तो कितना हो गया, 2π हो गया। और फिर इस आई और थीटा के बीच में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके रिलेशन बनाएंगे तो 2π माइनस 2θ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसे रिजल्ट इसे याद रखना है। उसके अलावा अगर मेरे पास एक मिरर है, इस पर लाइट इंसिडेंट की, ये रिफ्लेक्ट की, अगर मैं इस मिरर को ओमेगा एंगल से रोटेट कर दूँ या फिर थीटा एंगल से रोटेट कर दूँ, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 2 ओमेगा या फिर 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। ये भी हमें याद रखना है।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है। लेट सपोज ये मिरर है, ठीक है। अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वी नॉट वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, ठीक है, और ये मिरर जो है ये वी एम वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसके लिए आपको याद रखना है वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम। वी आई माइनस वी एम रिलेटिव वेलोसिटी से वी आई माइनस वी एम लिख सकता हूँ, वी ओ एम तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वी ओ माइनस वी एम। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी एम माइनस वी ओ। तो इधर चला जाएगा 2vm आ गया, इधर चला जाएगा तो वी आई माइनस वी ओ। ये आपको रिजल्ट याद रखना है अगेन, ठीक है। इसके अलावा मैं और क्या बताऊँ आप लोगों को, इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन, अच्छा वो सब चीज़, अब स्फेरिकल मिरर पे आ जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बीच वाले का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस का जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर मैं पैरेलली इस पर एक इंसिडेंट रे फेंकूँ तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे मैं फोकस कहता हूँ। फोकस का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होता है, ये पॉइंट पोल होता है। इस पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, फोकल लेंथ होता है। और हमने पढ़ा है फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर माफ़ कर दूंगा तो मैं फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो यू डिस्टेंस में यहाँ पे है, ठीक है, उसकी इमेज बनी लेट सपोज वी डिस्टेंस पे, तो मैं कह सकता हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, मेरा फोकल लेंथ है, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन के हिसाब से यू अगर लेफ्ट में है तो यू की वैल्यू आप नेगेटिव ले लोगे। अगर आपका इमेज भी मिरर के लेफ्ट में आता तो इमेज की वैल्यू भी यहाँ पे वी की वैल्यू नेगेटिव लोगे। हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स, जहाँ पे भी आपको कॉन्वेक्स वर्ड मिल गया उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे मिरर होगा या लेंस। कॉनकेव चाहे मिरर हो लेंस, फोकस हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो 5 केसेस में आपको वी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है और सिर्फ एक केस आता है इसमें आपको वी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉनकेव के लिए। एफ की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वी बाई यू। अगर आपका इमेज और अगर आपका एच आई बाई एच ओ पॉजिटिव आता है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, मेंस के हिसाब से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। अगर आपका एच आई बाई एच ओ पॉजिटिव है मतलब कि आपकी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपका माइनस वी बाई यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी अकॉर्डिंग टू मेंस हम चल रहे हैं, तो अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव होना है तो वी की वैल्यू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो इससे हम आपको ऐसे इन्फ्लुएंस निकालना है। बेसिकली मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आता है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका इरेक्ट इमेज बना है। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आता है तो आप कहोगे इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। इन्वर्टेड बना है तो रियल होगा, और अगर इरेक्ट बना है तो वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज मतलब कि जिसे आप स्क्रीन पर ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको एक वेलोसिटी का बताया था, वो ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ये प्लेन मिरर के लिए था, कहाँ गया ये प्लेन मिरर का था। अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर आ जाए, उसमें आपके पास एक वी नॉट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। आपका जो मिरर है वो वी एम के साथ जा रहा है, आपका इमेज जो है वो वी आई के साथ जा रहा है। तो इनका क्या रिलेशन होगा, इसका आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपको याद रखना है। वी बाई यू को आप एम भी लिख सकते हो, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये सब हो गया, अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाता है, लेट सपोज एयर से वाटर में आ रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, एयर से डायमंड के अंदर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब मीडियम की चेंज हो जाती है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो आपको जो लाइट होता है वो बेंड कर जाता है। क्या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, या फिर वो अवे टू द नॉर्मल बेंड करेगा। अगर आपका लाइट जो है वो डेंस से रेयर में आ रहा है, अगर आपका लाइट डेंस से रेयर में जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। अगर आपका लाइट रेयर से डेंस में जा रहा है, डेंस मतलब कि जिसमें बहुत घना, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो सॉलिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, फिर लिक्विड्स होते हैं,
और सबसे कम डेंस आपकी गैसेज होती है, और उससे भी कम डेंस आपका वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम को हमेशा हम रेयर मीडियम लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में मीडियम गिवन नहीं हो तो हम उसे वैक्यूम एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका स्नेल्स लॉ आता है। लेट सपोज बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 1 है, अंदर वाले का न्यू 2 है, ठीक है। तो लेट सपोज ये जो इंसिडेंट रे है ये एंगल आई बना रही है नॉर्मल के साथ, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे आती है उसे हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ये अगर एंगल आर बना रही है तो मैं कह सकता हूँ न्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू न्यू 2 साइन आर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, न्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू न्यू 2 साइन आर, या फिर आप कह सकते हो न्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे तीसरा मीडियम में दे देता, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 3 होता, और लेट सपोज उसका एंगल नॉर्मल के साथ होता ई, तो आप बोल देते न्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू न्यू 2 साइन आर इज इक्वल टू न्यू 3 साइन ई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट चलता रहेगा टर्म। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका न्यू 2/न्यू 1 होगा उसे आप कह सकते हो V2/V1/V2, ठीक है। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का इन मीडियम अपॉन इन वैक्यूम, ठीक है। ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन मीनिंग होता है। तो न्यू 2/न्यू 1 इज़ इक्वल टू V1/V2। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना कम आपका लाइट का स्पीड होगा, ठीक है। ये होगा λ1/λ2 बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आपको रिलेशन याद रखना है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, याद रखना। आपका जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, उसका वेवलेंथ चेंज होगा, बट उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंस और एडवांस के हिसाब से, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। इसका आप फॉर्मूला याद रखोगे तो और भी बढ़िया है कि आपके पास यहाँ पे क्या है। लेट सपोज ये एक मीडियम है, बाहर न्यू 1 और न्यू 2 है, ठीक है। अगर आपका लाइट यहाँ पे अंदर घुस रहा है, ठीक है, और इसे लाइट नहीं लेते, चलो लेट सपोज एक आर्क है यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज इस मीडियम के अंदर मैंने कोई कॉइन रख दिया है, ठीक है। तो इस लेट सपोज ये जो कॉइन है ये इसकी जो रियल डेप्थ है वो डी है, लेकिन इस पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, पानी या फिर कोई भी मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो सकता है कि आपको ये जो कॉइन है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आए या फिर आपको थोड़ा नीचे उठा हुआ नज़र आए, ठीक है। तो इसकी जो एपरेंट डेप्थ होगी, लेट सपोज मैंने उसके डी डैश ले लिया, एपरेंट डेप्थ वो है जो इस आग को लग रही है, ठीक है। मतलब आग को ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉइन है वो इतनी डेप्थ पे है, लेकिन एक्चुअली जो रियल डेप्थ है वो डी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी डैश इज इक्वल टू डी न्यू 2/न्यू 1। ये आपका रखना है डी डैश जो आपका एपरेंट डेप्थ है, जो हमारी आग को लग रहा है कि वो कितनी हाइट पे है। डी क्या है, डी आपका रियल डेप्थ है कि कॉइन असली में कितने नीचे है, ठीक है। न्यू 2/न्यू 1 बाहर वाले का मेरे ख्याल से बाहर न्यू 2 है, यहाँ न्यू 1 है, तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन अंदर वाले का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 या 3 मीडियम दे देता, इसका न्यू 1, इसका न्यू 2, इसका न्यू 3, तो आप कैसे करते हैं एपरेंट डेप्थ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डी डैश इज इक्वल टू, आप करते हैं डी, आप बाहर वाला जो है, लेट सपोज बाहर मीडियम न्यू है, ये न्यू 1 है, ये न्यू 2 है, न्यू 3 है, तो आप लिखते हैं डी डैश न्यू D1/N1 प्लस D2/N2 प्लस D3/N3। D1 D2 D3 क्या है, इसकी रियल डेप्थ, ठीक है। ये आपका हो जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है, वरना लॉजिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ देखो, लेट सपोज ये मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है, बाहर वैक्यूम है, यहाँ स्लैब है, तो ऑफकोर्स मीडियम चेंज हो रहा है, तो अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इंसिडेंट राई, ठीक है। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर अब देखो इस स्लैब से वापस वैक्यूम में जा रही है, तो अगर वापस डेंसर एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो शुरुआत वाली इंसिडेंट रहती है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ आगे आगे आगे, तो यहाँ पे जो बाहर निकलने वाली रे है और जो शुरू वाली रे का जो ओरिजिनल पाथ था उसका डिस्टेंस, लेट्स सपोज मैंने डेल्टा एस लिया, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब कि ओरिजिनल डायरेक्शन जो थी रे की और जो बाहर निकल कर आई रे उसकी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है। और इस लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। आई मतलब कि इसका इंसिडेंट एंगल यहाँ पर, आर मतलब इसका रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे, ठीक है। ये मेंस में इस साल आया हुआ है 25 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा और आप क्या याद रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो, ठीक है, मिरर फॉर्मूला अगेन इसका भी होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इसका लेंस फार्मूला होता है। लेंस पे अभी मैं आया नहीं, अच्छा सॉरी, लेंस पे तो अभी मैं आया नहीं हूँ। चलो लेंस स्टार्ट,
अरे यार मैंने लेंस स्किप करवा दिया पहले। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रह रहा है। लेट्स सपोज एक मेरा स्फेरिकल मिरर है, बाहर n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट u1 दूरी पे है, यहाँ पे v दूरी पे है, ठीक है। और इस लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ν2/v माइनस ν1/u इज इक्वल टू ν2 - ν1/r। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली वो तो मैं बता ही रहा हूँ। अब आ जाते हैं लेंस पे। तो लेंस बेसिकली एक ऐसा डिवाइस, देखो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, बिकॉज मीडियम का चेंज हो जाता है। इसके अंदर आपको अगेन लेट्स, ये होता है हमारा कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस। ये होता है हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। ये होता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये होता है हमारा प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगेन इसका लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वही मैंने आपको कन्वेक्स कनकेव को बता ही दिया था पहले से। इसका मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, ठीक है। और v को आप क्या लिख सकते हो, u f अपॉन u प्लस एफ इसमें, और u से u कट जाएगा तो आप मैग्नीफिकेशन कैसे लिख सकते हो, f अपॉन u प्लस एफ, ठीक है। अब ये एक बहुत ही फेमस फार्मूला है जिसपे मेंस का तो मेरे शिफ्ट में 2 बार सवाल आ चुका है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, तो ये लेंस है, ठीक है। इस लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका फार्मूला होता है 1/fl इज इक्वल टू µl/µs। µl मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपॉन बाहर जो सराउंडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये r1 है, ये r2 है। कन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, कन्वेक्स के लिए आपको r1 पॉजिटिव लेना है और r2 नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा कन्वेक्स के लिए। कनकेव के लिए आपको r1 नेगेटिव लेना है और r2 पॉजिटिव लेना है, तो ये -1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा कनकेव के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप आते हैं पावर पे। पावर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ मीटर में रखते हैं, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे लेंसेज को मिला दिया आपस में। इसका f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है। तो जो नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं किसी कोई कॉनकेव लेंस डाल देता हूँ, लेट्स सपोज उसका f4 है, तो 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 माइनस 1/f4, बिकॉज कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। आपको साइन के साथ ही पुट करना है, याद रखना हमेशा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और ये मेरे पास एक मिरर है। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और कुछ ऐसा बन गया। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ ऐसा मिल गया। अब मैं आपसे पूछूँ इसमें नेट फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2/fm, ठीक है। 2/fm, रुको, इसमें आपको नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/fm माइनस 2/fl। उसमें क्या आता है फॉर्मूला, 1/f इक्विवेलेंट का 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/3 जब सारे लेंस हो। बट जब मैं कोई लेंस और एक मिरर को मिला दूँ, जब मैं एक लेंस और मिरर को मिला दूँ तब 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/fm माइनस 2/fl। ये आपको रखना है। एफ एम मतलब कि मिरर का फोकल लेंथ, एफ एल मतलब लेंस का फोकल लेंथ। अगेन इसमें भी आपको साइन के साथ ही पुट करना है, ठीक है। अगर आपका ये एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ जाता है तो समझ जाना ये जो आपने ये जो आपने मिरर लगाया था यहाँ पे, ये क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। अगर ये आपका एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव आता है तो समझ जाना है जो आपने मिरर लगाया यहाँ पे, ये कनकेव लेंस होगा, कनकेव मिरर होगा, सॉरी। और अगर आपका एफ इक्विवेलेंट इन्फिनाइट आ जाता है तो समझ जाना आपका ये प्लेन मिरर लगाया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने प्लेन लगा दिया तो एफ इक्विवेलेंट जो है मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रह ही गया, ठीक है। क्या है, लेट्स सपोज ये मीडियम है, यहाँ बाहर n1 है, या चलो बाहर n2 ले लो, यहाँ n1 ले लो। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली अब मैं आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिस पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिल जाए और आपका कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए। लेट सपोज ये इंसिडेंट यहाँ पे टकराई और ये ऐसे लेट सपोज रिफ्रैक्ट हो गई। मैं कह रहा हूँ कि जो ν2 है वो ν1 से बड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ कि ν1 रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रहा है। ये IC है, ये R है, तो अभी आई ले लो, ठीक है।
अब अगर मैं इस आई की वैल्यू अगर मैं इस आई की वैल्यू बढ़ाते रहूँगा तो ये आर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स सपोज मैंने आई की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि ये जो एंगल आर है ये बाहर ही चला गया, तो ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अगर मैं लिखूँ ν2/ν1 किसके इक्वल होता है, साइन आई बाई साइन आर फ्रॉम लेंस लॉ। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा और ये ν2/ν1 आ जाएगा। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ν2/ν1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ν2 बाहर का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ν1 अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। फिर जब आप इसको थोड़ा और नीचे करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और इसे आप कहोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस क्रिटिकल एंगल पे, जिस मैक्सिमम एंगल पे आपका ये जो रे है ये बाहर नहीं जा रहा है इसके, उसका आप कहते हैं क्रिटिकल एंगल, तो उसमें आपका आर जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। और कंडीशन क्या है कि ν2 की वैल्यू ν1 से बड़ी होनी चाहिए ताकि ये जो रे है ये बाहर की तरफ बेंड करे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया है। अब आपका जो आखिरी टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मेंस का सबसे फेवरेट है, वो है प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। सबसे पहला ये प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये रे आई रिफ्रैक्ट करी, 2 बार चली गई, परपेंडिकुलर बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, ये R1 है, इस पे बनाया, ये R2 है, और ये क्या है, ये इमरजेंस एंगल है। लेट्स सपोज मैंने ई ले लिया। ठीक है, तो आप जब आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अभी NCERT 12th क्लास का CBSE नहीं चल रहा है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आया। बस याद रख लो कि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ओरिजिनल इंसिडेंट रे को और बाहर निकलने वाली इस इमरजेंट रे को, तो ये जो एंगल बनाएंगे उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ क्या, समझ में आ गया ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, आई प्लस ई बाहर निकलने वाला एंगल प्लस जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी वो माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा मिनिमम के केस में आपका आई और ई बराबर हो जाएगा, मतलब जिस एंगल से अंदर गया उस एंगल से बाहर गया, तो 2i माइनस ए आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आगे, तो इसमें इसके काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। इसके अलावा आपको एक और चीज़ रखनी है कि R1 R2 जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 जो है वो आपका a के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन R1 R2 बराबर हो जाता है। तो याद रखना कि डेल्टा मिनिमम के लिए आई और ई बराबर हो जाते हैं और R1 R2 बराबर हो जाते हैं। तो जब R1 R2 बराबर हो जाएगा, जैसे मैं 2r लिख सकता हूँ, तो 2r a के बराबर है, r किसके बराबर है, a/2 के। अब स्नेल्स लॉ लगाओ। लेट्स सपोज इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और बाहर आपका लेट्स सपोज ν1 है। ठीक है, ν2 और ν1 है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ ν2/ν1 किसके बराबर आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। अब यहाँ से आई की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, साइन बाय डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, और आर की वैल्यू मैंने आपको निकाल दी a/2। लेट्स सपोज बाहर वैक्यूम है तो ν1 1 हो जाएगा, तो ν2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना आ जाएगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये आपके दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई बराबर हो जाएगा, तो 2i माइनस ए आ गया और आई की वैल्यू ए आ गई। अब मेरे पास दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बिकॉज 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो R1 और R2 का जो रिलेशन होता है वो होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए क्या है मेरा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है तो आप ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देना। डेविएशन एंगल के लिए 2r इज इक्वल टू ए हो जाएगा, r इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाया, ν2/ν1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आई की वैल्यू ली, आर की वैल्यू ली, पुट करा, ये आ गया। ठीक है, अब एक सवाल जो है वो मुझे आपको करवाना था लेकिन टाइम नहीं है, वो ऐसा था कुछ 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर है। मेंस में सवाल आ रखा है, अब आपको इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, माइनस 1/v² dv/dt प्लस 1/u² du/dt इज इक्वल टू 0, बिकॉज की कॉन्स्टेंट वैल्यू थी। फिर आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी और आपको कुछ करना था, वो मैं आपको कभी क्वेश्चन फुर्सत मिली तो करवा दूँगा। ठीक है,
तो इसी के साथ आपका ये पूरा रॉ ऑप्टिक्स का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।